आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, उसमें जो पहले चरण का जो मतदान होना है, पहले चरण के मतदान की 58 सीटों के जो उम्मीदवार हैं उनका चाल चलन कैसा है, उनका जो उनके द्वारा दिया गया जो अपने चरित्र के बारे में जो ब्यौरा है वो क्या जानकारियां देता है, और किस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव के जो पहले चरण की 58 सीटें हैं उनमें हम जो अगर उसका उन जो उम्मीदवारों के जो हलफनामे हैं उनका विश्लेषण करें तो किस तरह की हमको जानकारियां मिलती हैं, हम इस मुद्दे पर करेंगे आज आपकी बात। उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच और एडीआर, ये जो दो चुनाव की जागरूकता को बनाए रखने के लिए, चुनाव में लोगों को उनके अधिकारों से के बारे में सचेत करने के लिए और इलेक्शन की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए जो काम करने वाली संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं ने एक रिपोर्ट आज सार्वजनिक की है जो उत्तर प्रदेश के पहले चरण के 58 जो सीटें हैं, 58 विधानसभा जो क्षेत्र हैं, उनके बारे में उम्मीदवारों का विश्लेषण करती है। इन 58 सीटें जो हैं पहले चरण की, ये कुल 11 जिलों में फैली हुई हैं और आगरा से शामली तक ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये जिले हैं, जिसमें कुल 623 उम्मीदवार जो नामांकन की जो अंतिम तारीख पूरी होने के बाद और नाम के जो उसमें मतपत्रों नामांकन पत्रों की जांच होने के बाद जो नाम बचे हैं वो कुल 623 उम्मीदवारों के नाम हैं 58 विधानसभा क्षेत्रों के लिए। इन 623 लोगों में से 615 लोगों का विश्लेषण एडीआर और उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच ने किया है। इन 623 सीटों में से 8 उम्मीदवार ऐसे थे जिनके शपथ पत्र बहुत अस्पष्ट थे, उनको पढ़ा नहीं जा सकता था, इसलिए उनको विश्लेषण में शामिल नहीं किया गया। उसमें बीजेपी, बीएसपी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार उसमें शामिल हैं। बहरहाल कुल 615 उम्मीदवारों का विश्लेषण जो किया गया है, उस विश्लेषण में जो जानकारियां मिली हैं वो जानकारियां काफी हैरान करने वाली हैं, वो काफी दुखी करने वाली हैं। वो जानकारियां बताती हैं कि किस तरह हमारी इन 58 सीटों के लिए हमने बाहुबल और धनबल की जो बात की थी वो किस तरह से उम्मीदवारी में परिलक्षित होता है। अगर बाहुबली आपराधिक चरित्र वाले, आपराधिक जिनके खिलाफ मामले हैं, ऐसे लोगों की अगर बात करें तो 615 उम्मीदवारों में से 156 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं, यानी कि कुल उम्मीदवारों का 25% उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ उनके हलफनामे में आपराधिक मामलों का जिक्र है, और इसमें से 121 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं, यानी कि हत्या के प्रयास, बलात्कार जैसे गंभीर मामले और दूसरी जो गंभीर धाराएं हैं, आपराधिक धाराएं हैं, उस तरह के मामले। अगर बात करें धनबल की तो धनबल के मामले में 280 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनको करोड़पति कहा जा सकता है, जिसमें से कुछ अरबपति भी हैं। और इन करोड़पति उम्मीदवारों की बात करें तो ये कुल का 46% है, यानी कि 46% धनबल और 25% बाहुबल वाले जो लोग हैं उनको राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारी दी है, ज्यादातर बड़े राजनीतिक दलों। ये जो आंकड़ा है ये कितना दुखी करता है, ये आंकड़ा उत्तर प्रदेश की राजनीति को कितना प्रभावित करेगा, ये आंकड़ा हम उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक अच्छी सरकार की कल्पना करते हैं, उस अच्छी सरकार के सपने को कितना अवरोध इससे आएंगे, और हमारे पूरे राजनीतिक तंत्र और हमारी पूरी व्यवस्था को इस तरह के लोगों का चयन कितनी बड़ी उनको उसको चुनौती पेश कर रहा है, इस मामले में हम करेंगे आज आपकी बात। हमारे साथ बात करने के लिए हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में नागरिक अधिकारों और महिला अधिकारों के लिए लंबे समय से काम कर रही महिला कार्यकर्ता ताहिरा हसन जी, उत्तर प्रदेश में जो न्यायिक जो सरकारी नौकरियां हैं, ब्यूरोक्रेसी है, उसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की मुहिम को शुरू करने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी वीएस पांडे जी, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पूर्व न्यायिक सलाहकार और उत्तर प्रदेश में
न्यायिक सेवा में रहते हुए 40 साल जैसी किताब जिसमें भ्रष्टाचार और जो न्यायपालिका है उसके खोखलेपन को उजागर करने की जिस तरह से कोशिश की गई थी, उसके लेखक सीवी पांडे साहब और हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूपी इलेक्शन वॉच और एडीआर से जुड़े संजय सिंह। टाइम है वो गाय तो अभी तक की जो जानकारी एडीआर की रिपोर्ट और इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के जरिए आई है, इसको किस रूप में देखते हैं? ऐसा है गोविंद जी, ये जो रिपोर्ट है ये बिल्कुल ये साफ ये दिखाती है कि पिछले 20 सालों में जब से ये प्रयास शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट का और एडीआर का, कोई सुधार नहीं आया और राजनीतिक दल उसी बेशर्मी से, बल्कि मैं कहूँगा कि और भी ज़्यादा बेशर्मी से अपराधियों को और घटिया लोगों को टिकट देने की होड़ में जुटे हुए हैं। आप देखिए जो मुख्य पार्टियां, जैसे आपने जो डेटा दिया जो 623 में से आपने बताया 25%, आप इनमें से अगर सिर्फ मुख्य पार्टियों को ले लें, ये चारों बड़ी पार्टियों को ले लें तो ये प्रतिशत 50 से ऊपर है, क्योंकि मैं देख रहा था सपा के तो 67-68% अपराधी है, मतलब इनको तो अपराधी के अलावा कोई मिलता ही नहीं है। आरएलडी को देख लीजिए 50% से ऊपर अपराधी है, भाजपा 40% से अपराधी है, इंडिपेंडेंट को हटा दीजिए, देखिए वो तो कहीं जीतना नहीं उन्होंने। ये चार पार्टियों को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे इनमें से अपराधी भरे पड़े हैं। दूसरी तरफ अगर हम शिक्षा की बात करें तो 615 में से 239 उम्मीदवार ऐसे हैं जो 5 से 10 की शिक्षा 5 से कक्षा 10 के बीच की है, यानी कि शिक्षा के स्तर का हम ऐसे आकलन कर सकते हैं। ताहिरा जी, ये जो आंकड़ा सामने आ रहा है इसको देखकर आपको क्या लगता है? नहीं देखिए, बिल्कुल सभी ये बहुत ही कि सीरियस बात है, लेकिन बार बार हम लोग कहते हैं लेकिन इस राजनीतिक दलों पे कोई असर नहीं हो रहा है। जैसे एडीआर बराबर अपनी रिपोर्ट निकाल रहा है, कोशिश कर रहा है कि सचेत हों लोग, और सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, लेकिन मुझे लगता है कुछ और सख्त स्टेप्स सुप्रीम कोर्ट को लेना होगा, कुछ इसको तय करना होगा कोर्ट को ना अब आके, क्योंकि देखिए बराबर जो कह रहे हैं, और महिला एंगल से अगर कहूं तो बराबर सारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब महिला के उत्थान की बात करते हैं। जैसे अभी तमाम सेल चली थी कि आप कोई लैपटॉप बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई बेटी को पढ़ा रहा है, कह रहा है लड़ सकती है, बेटी हो तो लड़ सकती हो। तो कैसे जो अपराधी छवि के आप दे रहे हैं लोग, मैं कहती हूँ कि सपा भी दे रही है, महिलाओं की बात कर रही है कि हम सशक्त कर रहे हैं महिलाओं को, लेकिन आप भी दे रहे हैं, छवि की भी दे रहे हैं, और बहुबलियों को भी दे रहे हैं, और पूंजीपतियों को भी दे रहे हैं। और बिल्कुल सही कहा था संजय जी ने, मैं 100% उनसे एग्री करती हूँ कि ये लोग पॉलिटिक्स में आते ही हैं अपने काले धन को बचाने के लिए, और ये बाहुबली आते हैं जो तमाम ये क्राइम कर रहे हैं, उनको कैसे उसमें पर्दा डाल के बचे रहे हैं। आप सोचिए, हार्वेस्ट इंडिया के टाइम में नेताजी ने तो निकल के कहा था कि इस तरह की लड़कियां अरहर के खेत में पाई जाती हैं, बाजरे के खेत में पाई जाती हैं, तो मतलब उनका मतलब था ऊंचे जो पेड़ होते हैं, मतलब लड़कियों का ही कैरेक्टर एसोसिएशन कर रहे हैं, और ये कैसे आधी जमीन के बारे में सोच सकते हैं। तो ये पूरा जो कवायद है इसको देखना होगा, ये बहुत सीरियस मैटर है कि आप अच्छे लोग जो कुछ कर सकते हैं, जो जनता के हित में काम कर सकते हैं, वो नहीं आते हैं, जो ये सब समाज सेवी बन के आ जाते हैं, जुमला ओढ़ के आ जाते हैं और जुमले पे जुमला उछाला जाता है। अच्छी बात है, ये समय कर लेते हैं। आप कांग्रेस को देखिए, मैं कह रही हूँ जो कि बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है उत्तर प्रदेश में, उसे बार बार सवाल होता है कि आप 40% पंजाब में क्यों नहीं दे रहे, छत्तीसगढ़ में नहीं दे रहे, तो उसका जवाब नहीं दे पा रहे। तो कम से कम ये उत्तर प्रदेश में रिफॉर्म करके दिखाते, एक मिसाल कायम करके दिखाते। जब आपके पास कुछ जमीन नहीं है तो कम से कम आप एक ये प्रयोग तो करते कि आप अपराधी छवि के लोगों को ना देते, लेकिन उन्होंने भी अपराधी छवि के लोगों को दिया है। तो मुझे लगता है कि ये पूरी चीज सिर्फ एडीआर तो अपनी रिपोर्ट निकालता है, कोशिश करता है, जागरूक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसको स्टेप मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट मस्ट कम फॉरवर्ड, इंटरवीन करना पड़ेगा, क्योंकि एक कानून कुछ बनाना पड़ेगा, बनाया जाए जो ऐसा हो, क्योंकि ये तो कानून बनाएंगे नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज से अगर आप ये कोशिश करें कि ये बनाए कानून, तो इनसे तो आप उम्मीद नहीं कर सकते। इन्हें तो सीट जीतना है, विजय प्राप्त करना है,
की है। अब वो चाहे बाहुबल हो और चाहे पूंजीपतियों को लाए और चाहे काले धन वालों को लाए, इन्हें सिर्फ सत्ता हासिल करनी है। तो जनता को भी अब समझना होगा, थोड़ा जनता भी अवेयर हो। मुझे लगता है एडीआर भी अपनी रिपोर्ट्स को नीचे स्तर तक लेके जाए। संजय जी अगर सुन रहे हो तो नीचे स्तर तक जाए, उन तक पहुंचना चाहिए। संजय जी, आपने जो रिपोर्ट जारी की, उस रिपोर्ट में बहुत चौंकाने वाले उसमें चीजें सामने आई हैं। पहले चरण में जिस तरह बाहुबली और धनबलियों का बोलबाला दिखाई दे रहा है, वो हम सबको बहुत परेशान कर रहा है, आपको भी परेशान कर रहा है। लेकिन इससे निजात पाने के लिए आपको कौन सा रास्ता दिखाई देता है? एडीआर किस तरह से इससे निजात पाने का प्रयास कर रही है? देखिए, अभी हाल में हम लोगों ने एक काम किया है, यद्यपि ये कोई बड़ा काम नहीं है। एक रिट के माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट में अभी तुरंत ही गए हैं कि 2021 में जो 6 राज्यों में चुनाव हुए थे, उन राज्यों के चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल ने ना तो अखबारों में निकाला, ना उस तरह से 3 समाचार पत्रों से लेके इलेक्ट्रॉनिक चैनल और ट्विटर और जितनी भी बातें करी गई थी, इसका नहीं किया गया। तो आखिरकार कोर्ट इसके ऊपर संज्ञान ले और क्या कह रहा है और क्या वो दंड के तरफ जा रहा है कि नहीं। अभी हम लोग जो अभी, क्योंकि तायरा जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उनकी बड़ी गहरी रुचि रहती है और बेबाक वो अपनी बात रखती हैं। हाँ, अभी एडीआर ने जनता के बीच में जा जाके, लेकिन जनता के साथ अभी मुझे लगता है कि त्वरित जो जरूरत है वो जरूरत है कोर्ट के माध्यम से। हम लीगल इंटरवेंशन की तरफ हम गए हैं और लीगल इंटरवेंशन में हम कोशिश कर रहे हैं कि ये एक कोर्ट में एक तुरंत कुछ एक डिसीजन हो। पहले चरण का चुनाव है, अभी 7 चरण के आते आते तक कुछ एक रूलिंग आ जाए, क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि दंड का विधान जब तक मजबूत नहीं होगा, अगर कुछ भी कर सकता है तो अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, ये हमारी उम्मीद हमें दिख रही है। आयोग की जो परिधि है उसके बारे में मैं क्या कहूंगा, आयोग के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से सब जान रहे हैं, देख रहे हैं। तो हम ये मानते हैं कि 2 तरह से हस्तक्षेप की जरूरत है। एक तो जो हम संविधान के दायरे में रहते हुए जो हम बात कर रहे हैं कि न्यायपालिका के साथ हम हस्तक्षेप की बात, लेकिन दूसरी तरफ समाज की भी जिम्मेदारी बन रही है कि वो कैसे करे। तो अपराधीकरण की जो मौजूदा समस्या है, इसको दूर करने के लिए समितियां, नागरिक समाज और जितने हम सिविल सोसाइटी की बात करते हैं, सिविल सोसाइटी में भी बहुत उदासीनता है। एक अखबार में हम खबर पढ़ लेते हैं, अरे इतने अपराधियों को टिकट दिए, इसके बाद भी हम नोटा जैसा विकल्प होने के बाद भी हम क्यों नहीं ये देख पाते हैं कि ये सारी परिस्थितियां होने के बाद कि हम जो कम से कम हम देख पाए कि हम कुछ लोगों को तो खारिज करते, लेकिन हम खारिज करने की प्रवृत्ति नहीं है। और ये जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि अभी हाल के दिनों में, तो आपको बड़ा आश्चर्यजनक घटना बताऊं कि पिछले दिनों हमने एक रिपोर्ट जारी करी पूरे 5 साल के विश्लेषण 2017 के चुनाव के प्रत्याशियों की एक सूची जारी की, और उस सूची में हमने बताया कि कौन कौन से अपराधी हैं और जिनके ऊपर ये जो खासतौर से अभी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा जो 51 है उसके तहत जिनके ऊपर ये चार्जेस हैं और जिनके ऊपर ये चार्जेस लगे हैं, शायद वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और एमपी एमएलए कोर्ट्स अब त्वरित गति से इनको सुने और 20-20 साल से अगर इनमें फैसले नहीं आए तो फैसले लाने चाहिए और राजनीतिक दलों को भी सोचना चाहिए। आप यकीन मानिएगा, मैं इस पूरे समृद्ध चैनल के मतलब समृद्ध पैनल को मैं बताना चाहूंगा, 3 दिन तक मेरी जान पर बाजी आ गई। जिस तरह से माननीय लोगों ने दबाव लगाया और जिस तरह से धमकाने की कोशिश की। अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे सामने एक प्रत्याशी का फोन आ रहा है। आज की उनकी रिपोर्ट के आधार पर मैं अभी देख रहा हूं कि वो निश्चित तौर से अभी जैसे ही आपकी उससे मैं फोन उठाऊंगा तो वो उसी तरह से, जिस तरह से पहली बार मैंने उनसे कहा कि हम तो 2002 से ये काम करते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं 2002 से करते रहे होंगे, अब तक आया नहीं होगा। मतलब मैं एक गरिमापूर्ण, क्योंकि शब्दों का ऐसा दुरुपयोग जो करके लोगों ने भाषा अपना उपयोग की, वो बहुत ही मतलब दुखद है। अब चुनाव सुधार पे काम करना और चुनावी सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना तो ना तो दौड़ रहा
कि पांडे जी साहब जैसे अधिकारी रहे होंगे। मुझे याद है कि मेरे पिता की हत्या हो गई थी और तब आप मुख्यमंत्री कार्यालय में थे, जसवीर सिंह साहब आपके साथ थे और मैं मिला तो आपने इतनी सहानुभूति पूर्वक हमारी उस समय मदद करी और ये बताने की कोशिश की कि भाई अगर कोई एक ग्रास रूट पे कोई अपने संघर्ष के लिए काम कर रहा है और उसके साथ ऐसी घटना हो जाती है तो उसके प्रति एक शासन की संवेदनशीलता दिखती है, सरकार दिखता है। लेकिन अभी तो ये स्थिति है कि आप के साथ अगर कोई घटना भी हो जाए तो आपको कोई सुनने वाला नहीं। तो मैं फिलहाल ये बहस से बाहर का विषय है, मैं सिफारिशों की तरफ जहां पे मुझे लगता है कि सिविल सोसाइटी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कम से कम जो हम बात करते हैं वो कि अगर वो किसी राजनीतिक दल में आते हैं, ये जो दल बदल की जो प्रक्रिया है या इस तरह से अगर आते हैं तो कम से कम ऐसी परिस्थिति हो कि उनको कुछ एक टाइम पीरियड हो कि इतने समय तक वो चुनाव दूसरे दल में जाके चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 5 वर्ष इसमें हम बात कर रहे हैं कि जिनके खिलाफ कम से कम 5 वर्ष के कारावास के साथ गंभीर अपराध के आरोप लगे हैं, जो मामला चुनाव से कम 6 महीने पहले दायर किया गया है उससे अयोग्य घोषित करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। दागी उम्मीदवारों को मैदान में उतारने वाले राजनीतिक दलों की दी जाने वाली कर से छूट को रद्द करना चाहिए। ये तो सबसे आसान है कि जो ये टैक्स का मामला है, जो कर की बात है, उसको तुरंत कम कर देना चाहिए कि भैया आप लोग इनकम टैक्स के दायरे में आएंगे और इनकम टैक्स से आपको रिबेट नहीं मिलेगी। राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार में लाने की जरूरत है। यदि कोई राजनीतिक दल जानबूझकर दागी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार को खड़ा करता है तो उसको अपंजीकृत और अमान्य घोषित करना चाहिए। राजनीतिक दलों को बहुत महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं आपकी। और पांडे जी, वीएस पांडे साहब, अगर आप इन सिफारिशों को सुन पाए हों तो आपको क्या लगता है ये इन सिफारिशों को कैसे अमली जामा पहनाएंगे? देखिए गोविंद जी, सिफारिशें बिल्कुल सही हैं और जैसा मैंने पहले कहा था कि एडीआर ने एक बड़ा काम किया। संजय सिंह जैसे बताया, ये काम जो कर रहे हैं बड़ा मुश्किल है और जो इन्होंने यथार्थ बताया उनको डराने धमकाने का एकदम सच है। हमारे प्रदेश की यही स्थिति है, कोई सही बोलता है तो उसे जीने नहीं देते लोग। देखिए, जहाँ तक ये अपराधियों को रोकने की बात है, मेरा जो विचार ये है कि हम लोग इस बात को भूल रहे हैं, ये सारा चुनाव तंत्र अपराधियों और पैसे वालों के चंगुल में फंस गया है। जो नेता टिकट देता है आप उसकी तरफ जरा देखिए ध्यान से, वो भ्रष्टाचार में नाक तक डूबा व्यक्ति है। नंबर 1 का अपराधी तो खुद है वो सिर्फ अपराध की अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है बस। और हमारे देश में ये भ्रष्टाचार का अपराध जो है बहुत गंभीर अपराध माना जाता है। 7 साल की सजा, 10 साल की सजा इसको होती है। अब आप सोचिए, इस तरह का अपराध खुलेआम करने वाले लोग कि टिकट दे रहे हैं, टिकट का निपटारा कर रहे हैं और पार्टियों के अध्यक्ष हैं, इनसे हम लोग क्या अपेक्षा करेंगे? देखिए, हम बिल्कुल इनसे सहमत हैं कि हम लोगों को अब न्यायालय के ऊपर निर्भर रहकर कुछ मिलने वाला नहीं है। देखिए, प्रयास करते रहना चाहिए क्योंकि ये न्यायालय के परिक्षेत्र के बाहर की चीजें हमारे समाज में चीजें घुल गई है। अब इसके लिए प्रयास जो करना है वो ये करना है कि नई ढंग की राजनीति खड़ी की जाए। लोगों को आना पड़ेगा, इन भ्रष्टाचारियों के बूते कुछ सुधरने वाला, ये सड़ गए हैं, पूर्व जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे लिंडो साहब, उन्होंने कहा था दे आर कैंसरस एलिमेंट्स, ये कैंसर है, इनका कोई इलाज नहीं है। वो बिल्कुल सही कहते थे और उन्होंने कहा था ऑपरेशन की जरूरत है और ये न्यायालय के बस का नहीं है, इलेक्शन कमीशन के बस का नहीं है। इसके लिए लोगों को, समाज को, जैसे उन्होंने कहा कि सिविल सोसाइटी और समाज के जो प्रबुद्ध लोग, उनको बाहर आना पड़ेगा। कून में बैठकर पॉलिटिशियन को गाली देने से कुछ नहीं होना है। हिम्मत करके उतरिए मैदान में, इन्हें हराइए, तब ये सुधरेंगे। ऐसे नहीं सुधरने वाले, न्यायालय के बूते का नहीं है। ये मेरा सोचना है। बिल्कुल सही बात है। सिविल सोसाइटी को आगे आना होगा, लोगों को जो उनके खिलाफ एक तरह की साजिश है। आप राजनीतिक अलग अलग मुद्दों पर आप आवाज उठाते हैं, अलग अलग चीजों पर आप आंदोलन करते हैं, लेकिन जो आपको आपके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित करने की सबसे बड़ी साजिश है, जिसमें तमाम राजनीतिक दल मिले हैं, साजिश के खिलाफ लोग। ताहिरा जी, आप कोई किरण देखती?
जी इधर रिपीट कीजिए, आवाज बहुत कट रही है। क्या उम्मीद की कोई किरण देखती हैं इस माहौल में? जी देखिए, ऑप्टिमिस्टिक तो हूँ। मुझे लगता है कि हमारे नौजवान जो हैं, आप देखिए मुखर होके जब वो सवाल अब करने लगे हैं, तो मुझे लगता है आने वाले समय में हम अपने यंग जनरेशन पे ही यकीन कर सकते हैं कि हो सकता है कि वो इसमें एक बदलाव लाएं और पढ़े लिखे लोग आगे आए। मेरा मानना है, लेकिन एक चीज है, जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, जैसे हमारी बहुत सी महिलाएं जो खेतों में काम कर रही है, वो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन बहुत कुछ समझती हैं। पंचायती राज में आपने देखा कि जब वो आई तो ऐसा नहीं है वो पढ़ी भली नहीं है, अंगूठा टेकती हो, लेकिन ये कमी उनकी नहीं है ना, ये तो वेलफेयर स्टेट को उनको प्रोवाइड करना था। लिटरेसी नहीं पहुंची, लेकिन वो पॉलिटिकली अवेयर है, वो अपने। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन इतनी बड़ी चीज नहीं होगी। अभी हम नहीं कर सकते कि जो एजुकेटेड हमारी महिलाएं या पुरुष नहीं है वो ना आए, नहीं। किसान की बात जो हल पकड़ रहा है वही करेगा, तो वो भी आएंगे, मजदूर भी आएगा और सब आएंगे, अपनी बात रखेंगे क्योंकि वो बेहतर रख सकते हैं। लेकिन हाँ, अपराधी और ये इस जो प्रवृत्ति की और पूंजीपति जिसमें आ रहे हैं, काला धन वाले, इनको रोकने के लिए मुझे लगता है हमारा नौजवान जो बाहर आ रहा है और सभी उससे आ रहा है, मार्जिनलाइज क्लास से भी आ रहा है, तो अपने हक हकूक की बात लेके चलेगा तो चेंज आएगा। अभी समय लगेगा, चेंज आएगा। बिल्कुल, उस बदलाव की प्रतीक्षा हम सभी को है। सीवी पांडे साहब, यहाँ पर तीन तरह की बातें आई। एक बात आई कि इस मामले में जो कानून का सहारा लेके सुप्रीम कोर्ट के पास जाके कुछ अपेक्षा की जा सकती है बदलाव और सुधारों की। दूसरी बात आई कि जो सिविल सोसाइटी है वो बाहर आए, वो संघर्ष करे और चीजों को बदले। और तीसरी बात, युवाओं के जरिए बदलाव की एक उम्मीद की बात। क्या जो आपने पहले भी कहा कि जो सत्ता चलाने वाला तंत्र है वो कभी नहीं चाहेगा इस तरह की चीजों में कोई बदलाव है, लेकिन फिर भी अगर कोई रास्ता है, संवैधानिक रास्ता, वो क्या आपको? देखिए, संवैधानिक रास्ता तो बस एक ही है कि पार्लियामेंट कानून बनावे, वो होना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से आशा करना पता नहीं है, इंडिया वाले सुप्रीम कोर्ट से आशा करता है कि वो डायरेक्शन इशू कर दे और उससे रुक जाएगा। समझ नहीं आ रहा संजय सिंह जी जो बार बार सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऐसे आदेश पारित करेगा जिसके दे नहीं सकते, क्योंकि दंड देने का काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं, ऐसा कोई डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट दे ही नहीं सकता। तो ये तो वो तो उससे तो कुछ होने नहीं है। दूसरा सिविल सोसाइटी है। सिविल सोसाइटी में आप देखिए सिविल सोसाइटी का क्या स्टैंडर्ड है। कास्ट और कम्युनल के माइंड है, सबका भरा हुआ है। सब जात बड़ी बड़ी आदर्श की बातें करेंगे और वोट देना होगा तो कास्ट लाइन पर और कम्युनल लाइन पर सारी सिविल सोसाइटी वही करती है और कुछ नहीं करती इसके अलावा। और अखबार में पढ़ना है, जमीन पर जाना नहीं है, लोगों से पीड़ा तो उनसे कोई मतलब नहीं है, केवल बकवास करना है जो टीवी पर। चौथा बात नौजवानों का है। नौजवान क्यों इस चक्कर में पड़े? नौजवान को जहाँ थोड़ा बहुत लाभ मिला, बेरोजगार घूम रहे हैं, जिसने 4 पैसा दिया वो और गुंडे बदमाश उनको पिलाते हैं, खिलाते हैं, उनके साथ रहते हैं। और ये मैं अपने अनुभव से कर रहा हूँ। नैतिक पार्टी तो नैतिकता के ही नाम पर बनी हुई है और हम लोग गर्व से कहते हैं, नारा लगाते हैं कि हमें गर्व है कि हम नैतिकवादी हैं। और उसमें ये भी हम कहते हैं कि हम संविधान के मूल्यों के हिसाब से, जो संविधान की नैतिकता है उसके हिसाब से सरकार बनाना चाहते हैं, उस तरह के लोगों को समाज में लाना चाहते हैं। हम लोग 2012 में चुनाव लड़े, 2014 में लड़े, 2017 में लड़े, 19 में लड़े। कहाँ गई सिविल सोसाइटी? कौन लोग अच्छे लोग वोट देकर हमको जिताया? तो इनसे ये आशा खाली बातें करने से ही होगा। तो वो नैतिकता उनको चाहिए नहीं, सोसाइटी को, लोगों को नैतिकता चाहिए नहीं। तो और नौजवानों को चाहिए, जो मैंने कहा सारे नौजवानों के समय देखिए, जहाँ जहाँ इस समय चुनाव हो रहे हैं, उन चुनाव में आप जाके देखेंगे वहाँ शराब की भट्टियां खुल गई होंगी, वहाँ सबसे ज्यादा भीड़ नौजवानों की होगी। तो नौजवानों को किस लिए? तो उनकी मजबूरी है, बेरोजगार है, बेरोजगारी उनको उनकी सारी नैतिकता को खत्म कर दे। तो मैं तो नहीं समझता हूँ कि देश में ये कुछ भी अभी फिलहाल होने वाला है। अब पूरा सिस्टम जब कुछ बड़ा भारी एक रिवोल्यूशनरी सिस्टम आएगा और जिसमें कि ये इन लोगों को पार्लियामेंटेरियंस को, असेंबली के लोगों को जबरदस्ती पकड़ के इन लोगों को जब वहां से क्षेत्रों में लोग पिटाई करेंगे तब शायद ये पार्टियां कुछ समझेंगे, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। और ये डेमोक्रेसी में हुआ है, मत समझिए कि अनडेमोक्रेटिक वायलेंस है। तमाम डेमोक्रेसी में बदलाव ऐसे ही आए। जब इन लोगों को पिटाई करना जनता ने शुरू किया है तब लोगों ने समझा कि डेमोक्रेसी में हमने हमारी बात नहीं चलेगी, जनता की बात चलेगी, तो लोग माना है। तो वेरी डेमोक्रेटिक।
आपकी अपने एक लंबे अनुभव रहे हैं और उन लंबे अनुभवों के आधार पर आपके अपने कुछ निष्कर्ष, आपको ये जरूर लग रहा है कि रास्ते बहुत नहीं हैं या नहीं के बराबर हैं, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं और लोकतंत्र में शायद राजू जी एक चीज मुझे कहना है, गोविंद जी जी, मेरा कहना है कि मैं मानती जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए याद रखना चाहिए हमें कि जेपी आंदोलन जब उठा तो यही बेरोजगार नौजवान ही तो थे और जेपी आंदोलन में जेपी आंदोलन से जो निकले वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट साबित हुए। उसमें चाहे मुलायम सिंह हो, लालू यादव हो, सारे के सारे जेपी यादव वाले आंदोलन वाले जितने नेता है, सब नेता हो या तक देश के, मतलब है कि नौजवान दिशा देता है, वो नौजवानी थे उसमें, जेपी आंदोलन में वही नौजवानी आए थे, उसमें लालू यादव नौजवानी थे और वही जेपी आंदोलन के बिहार वो अलग है। लेकिन देखिए नौजवानों का उम्मीद करते हैं कि चीजें बदलेंगी, हम उम्मीद करते हैं चीजें बदलेंगी, और उम्मीद करना मुझे लगता है किसी लोकतांत्रिक समाज में शायद सबसे बड़ा अधिकार है जो हमारे पास है। बदलाव की उम्मीद हम करते हैं और इस उम्मीद के साथ हम आज आपकी बात को यही खत्म करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का अगला चुनाव होगा या उत्तर प्रदेश के अगले चरण के जो नामांकन अभी जहां होने बाकी हैं, राजनीतिक दल कुछ बदलाव करेंगे, कुछ ऐसे बाहुबली धन बलियों की संख्या कम करेंगे और कहीं ये नक्कार खाने में तूती की आवाज नहीं रहेगी, बल्कि एडीआर और उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच की जो कोशिश है, ये कोशिश कहीं कहीं अपना रंग दिखाएगी, कहीं कहीं अपना असर दिखाएगी। वक्त इसमें लग सकता है, लेकिन हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। हम आप सबका आभार व्यक्त करते हैं, अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि वो हमको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारी जो बातचीत है, हमारा जो कार्यक्रम है, इस पर अपनी टिप्पणियां, सुझाव और अपनी जो समीक्षा है उससे हमको अवगत करते रहें, ताकि हम फ्री प्रेस के जरिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के अपने प्रयास को आगे किसी मुकाम तक पहुंचा सकें। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।